दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहा है आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में अभी इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन में किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीतीश सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। जी हां, प्रदेश में अब कोरोना टीका लेने से पहले आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कोरोना वैक्सीन लेना चाहते हैं तो फिर आपको आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जी हां, आपको आधार नंबर देना होगा ही। जी हां, अब बिना आधार नंबर के किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। जी हां, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों की जिला अधिकारी एवं सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हां, जारी निर्देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आधार पंजीयन का होना अनिवार्य कर दिया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना जांच के दौरान मोबाइल नंबर दिए जाने को अनिवार्य किया गया था, लेकिन मोबाइल नंबर अंकित किए जाने को लेकर विभिन्न जिलों में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने अब आधार नंबर का दर्ज किया जाना आवश्यक कर दिया है। दोस्तों बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई है। जी हां, हालांकि अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होगी। जी हां, बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा के समाप्त होने के बाद अब रिजल्ट का स्टूडेंट को इंतजार है। जी हां, कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट मार्च या फिर अप्रैल में जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी 2021 से शुरू हुई थी और 13 फरवरी 2021 को समाप्त हो गई। दोस्तों बिहार में स्वरोजगार की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हां, बिहार में अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा मौका है। जी हां, अब वो बिहार से गुजरने वाली तमाम नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान खोल सकेंगे। जी हां, इसके लिए सरकार उन्हें लीज पर जमीन देगी। जी हां, ये लीज एग्रीमेंट 30 साल के लिए है। जी हां, इसके तहत लीज वाली जमीन का किराया सालाना आधार पर देना होगा। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है। सभी नेशनल हाईवे को तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसमें बिहार से गुजरने वाला सबसे प्रमुख राजमार्ग जीटी रोड यानी कि नेशनल हाईवे 2 भी शामिल है। जी हां, बक्सर पटना और फिर बक्सर गया जैसे नेशनल हाईवे के निर्माण और फिर चौड़ीकरण में हाल के दिनों में तेजी आई है। जी हां, इन राजमार्गों के किनारे अगर व्यवसाय के लिए जमीन मिल जाए तो फिर मुनाफे की संभावना अच्छी रहेगी। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के लिए पहली बार पोस्टल बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हां, हालांकि इसके लिए जरूरी ईवीएम की खरीद होनी अभी भी बाकी है। जी हां, पंचायत चुनाव में खास किस्म की ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है जिसके जरिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए एक साथ वोट डाले जा सके। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद टेंडर प्रक्रिया के जरिए होगी। इसे मल्टीपोस्ट ईवीएम कहा जा रहा है। जी हां, इसके जरिए ही एक ही मशीन में पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए मत दर्ज किए जा सकेंगे। इससे मतदान में लगने वाला समय काफी हद तक बचेगा। जी हां, साथ ही मतगणना तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। दोस्तों बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर कब्जने के बाद ओबीसी की नजर ममता के दुर्ग बंगाल पर है। जी हां, सीमांचल से सटे बंगाल के 3 जिलों में चुनावी प्रचार प्रसार का काम ओबीसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों को सौंपा है। जी हां, भाजपा अक्सर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में इस चुनाव में ओबीसी की एंट्री वोटों का ध्रुवीकरण करेगी और सियासी घमासान त्रिकोणीय दिखेगा। जी हां, बंगाल के कई जिले सीमांचल के जिलों की सीमा को छूते हैं। जी हां, इन जिलों में मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद शामिल है। जी कुछ जिलों का तो सीमांचल के जिलों के साथ रोटी बेटी का संबंध है। जी चुनाव में इसका भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मालदा जिले की जिम्मेदारी बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी और बायसी विधायक रुकनुद्दीन को सौंपी गई है। इधर जोकीहाट विधायक शाहनवाज हुसैन और कोचादवन विधायक इजहार अस्फी को उत्तरी दिनाजपुर की कमान सौंपी गई है। जी हां, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान मुर्शिदाबाद में ओबीसी की चुनावी बागडोर थामे हुए हैं। जी हां, अख्तरुल ईमान की इन चारों विधायकों का बंगाल चुनाव के लिए नेतृत्व भी कर रहे हैं। जी इनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सीमांचल अपेक्षित है उसी तरीके से बंगाल में ये जिले भी अपेक्षित हैं। यहां भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की समस्या विकट है। जी हर दल यहां के अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में करता है। जी ओबीसी बिहार में सीमांचल में अपनी जीत की शुरुआत कर चुके हैं। यही प्रयोग वे पश्चिम बंगाल में भी दोहराना चाहते हैं। जी हां, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओबीसी बांग्लादेश के करीब के जिलों में अपना प्रभाव
बनाने की जुगत में है। यदि उनका किला मजबूत होगा तो फिर भविष्य के चुनाव के लिए वे यहाँ के आगे की रणनीति तय कर सकेंगे। जी हाँ, ओबीसी की पार्टी बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ पिछड़ों के हितों की भी बात कर रही है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर आप बकरी पालन करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जी, अनुसूचित जाति के लाभुकों को 60 तो सामान्य वर्ग वाले 50% अनुदान मिलेगा। जी, 40 बकरी और फिर 2 बकरा खरीदने पर अनुसूचित जाति के युवाओं को 2,40,000 और फिर सामान्य वर्ग के आवेदकों को 2 लाख अनुदान दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप बकरी पालन के लिए इच्छुक हैं तो फिर सुनहरा आपके लिए मौका है। इसके लिए 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जी हाँ, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। यह 20 बकरी और फिर 1 बकरा खरीदने की लागत को 2 लाख रुपए आएगी। वही 40 बकरी और फिर 2 बकरा खरीदने पर 4 लाख रुपए खर्च करना होगा। जी हां, बकरी पालन यूनिट की स्थापना के लिए आवेदकों के पास जमीन होनी आवश्यक है, जरूरी है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वे लीज पर भी जमीन ले सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों सियासी गलियारों में नेताओं का आपस में मिलना जुलना आम हो गया है। जी हां, आपस में मिलने जुलने का मामला भी पार्टी बदलने की चर्चा तक पहुंच जा रहा है। ऐसे प्रकरण में सफाई भी खूब दी जाती है पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की रविवार को हुई मुलाकात भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, भवन निर्माण मंत्री से मिलने कन्हैया कुमार उनके आवास पर गए थे। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाने लगा, जबकि मामला यह था कि बेगूसराय के बखरी में एक कॉलेज जमीन का मामला पहले से विवादित हो गया था। उस कॉलेज की जमीन के सिलसिले में ही कन्हैया कुमार ने अशोक चौधरी से भेंट की थी। जी हां, अशोक चौधरी ने कहा कि व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जी हां, कन्हैया से उनके संबंध कांग्रेस के समय से ही है। दोस्तों, सरस्वती पूजा को लेकर थोक फल मंडी बाजार समिति की खरीदारी शुरू हो गई है। जी, सोमवार की सुबह मंडी में खुदरा विक्रेताओं के साथ ही पूजा समितियों की ओर से भी प्रसाद के लिए फलों की जमकर खरीदारी की गई। जी हां, आमदनी पर्याप्त रहने के बावजूद भी फलों के भाव में तेजी आई। जी हां, थोक में भी अधिकांश फलों के भाव बढ़ गए हैं। जी हां, अनुमान के अनुसार कल 15 फरवरी को थोक मंडी में करीब 2 करोड़ रुपए का फल बिके हैं। जी हां, पूजा समितियों की ओर से आज मंगलवार को भी फलों की खरीदारी जारी रहेगी। थोक मंडी में आंशिक तेजी के बावजूद भी खुदरा फल बाजार बेहद तल्ख हो गया। दोस्तों, इस माह के अंत में होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपनी प्रेरक कहानी को शेयर करने का आग्रह किया है। जी, ये कहानियां कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। जी हाँ, अगले मन की बात के लिए लोगों से आइडिया मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। जी हाँ, जनवरी के मन की बात में प्रेरणा करने वाले उदाहरण के जरिए कला, संस्कृति, पर्यटन और फिर कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विषय पर चर्चा की गई है। ऐसा ही टॉपिक पर फरवरी में भी चर्चा चाहता हूं, जो 28 फरवरी को होने वाली है। दोस्तों, कोरोना महामारी से 1 साल से अधिक समय से जूझ रही दुनिया के लिए भारत एक फरिश्ता की तरह सामने आया है। जी हां, भारत ने इस महामारी पर न सिर्फ अपने यहां पर काबू पाने में सफलता हासिल की है, बल्कि दुनिया को इससे उबारने में भी वो एक कारगर भूमिका निभा रहा है। जी हां, ये भूमिका भारत 2 तरीके से अदा कर रहा है। इसका पहला जरिया बना है भारत के बनाए हुए वैक्सीन को दूसरे देशों को भेजना, तो दूसरा जरिया बना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्सीन योजना के सार्थक रूप से सहयोग देना। जी हां, भारत अब तक मदद और फिर कमर्शियल रूप से वैक्सीन की करीब 2 करोड़ 30 लाख खुराक दुनिया के 20 देशों को मुहैया करा चुका है। जी हां, आने वाले समय में भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को और वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करवाएगा। जी हां, इसको दुनिया भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से जान रही है। जी हां, बहरहाल भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें तो फिर इसमें पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल है। जी हां, पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, बाकी सभी देशों को दी जाएगी। जी हां, पाकिस्तान को उसकी कारगुजारियों के चलते इसमें शामिल नहीं किया गया है। जी, साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी भारतीय वैक्सीन को हासिल करने की कोई भी आधिकारिक पहल नहीं की गई है। जी, इसके अलावा भारत ने अपनी वैक्सीन को अब तक नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील भेज दी गई है। दोस्तों, गाय भैंस जैसे जानवरों का गोबर कई तरह इस्तेमाल होता है। गांव में लोग वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। उपले भी बनाए लिए जाते हैं और इसको जलाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में गोबर बर्बाद हो जाता है। जबकि गोबर का कई और तरीकों से इस्तेमाल करके कमाई भी की जा सकती है। जी हाँ, देश में अब ऐसा होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, गोबर की खपत के लिए हर गाँव में फैक्ट्रियां खुलेगी। ये फैक्ट्री पेंट बनाने को होगी। जी हाँ, पेंट गोबर से बनाया जाएगा, जिसे गोबर
गोबर पेंट कहा जाएगा। जी केंद्र सरकार इसकी योजना में लगी हुई है। जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी योजना बना रहे हैं। वहीं वह देश के हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी इसके लिए उनका सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय खास प्लान तैयार करने में जुटा हुआ है। जी गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। जी मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपना साकार हुआ तो फिर हर गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म होगी। जी नितिन गडकरी के मुताबिक गोबर से बना अनोखा पेंट लॉन्च होने के बाद डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। जी अभी जयपुर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इतने आवेदन आए हैं कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। जी 350 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जी 5 से 7 दिनों में ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्रियों का संचालन करें। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। दोस्तों बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार बड़े पेशी की तैयारी में है। जी हां, बिहार में अब ग्राम पंचायतों के पूर्ण गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन करने की तैयारी है। जी हां, बिहार के अंदर अब 7,000 से कम आबादी वाले गांव भी पंचायत बन पाएंगे। जी हां, पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। जी हां, संसद में पास होने के बाद यह संशोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा। जी हां, नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें शामिल हो गया है। जी हां, इसके बाद ऐसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के पूर्ण गठन की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जिलाधिकारियों को जारी करके दिया गया है। दोस्तों केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार 7 साल पूरा करने वाली है। जी हां, और अब गृह मंत्री अमित शाह की योजना नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार बनाने की है। जी इस बात का दावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने किया है। जी बिप्लब देब ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा सरकारें बनाने की योजना है। जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कहा है कि पार्टी की न केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकार बनाने की योजना है। दोस्तों दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दिया गया है। जी दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब आपको 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बड़ी कीमतें कल 12 बजे से ही लागू हो गई है। जी अब आपको दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 769 रुपए की कीमतों में मिलेगा। जी फरवरी 2021 में दूसरी बार एलपीजी गैस सिलेंडर के कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो के घरेलू एलपीजी गैस इस्तेमाल में आने वाले सिलेंडर का नया दाम 769 रुपया होगा। जी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब 719 रुपए से बढ़कर 769 रुपए हो गई है। जी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में यह इजाफा हुआ है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। जी समाचार एजेंसी ANI ने इसकी पूरी जानकारी दी है। दोस्तों डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली। जी हां, ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC ने कहा है कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ब्याज दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई बातों और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि पर AIMTC की संचालन परिषद में चर्चा की गई। जी AIMTC लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवर और लगभग 50 लाख बसों और पर्यटक ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। जो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों हाल के दिनों में लगातार कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार भूकंप आ रहे हैं। जी हां, 4-5 दिन पहले तजाकिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के झटके दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में महसूस किए गए थे। जी हां, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई थी। जी हां, 12 फरवरी की रात भूकंप के 2 झटके से पंजाब हरियाणा के लोग तो सहम ही गए। जी हां, कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए थे। जी हां, आपने गौर किया होगा कि कुछ सालों पहले तक भूकंप के इतने झटके महसूस नहीं किए जाते थे। या यूं कहें कि पहले भूकंप कम ही आते थे, लेकिन हाल के कुछ महीनों में भूकंप के झटके कम से कम समय के अंतराल में पर लगातार महसूस किए जा रहे हैं। यह दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में तो हाल के कुछ महीनों में कई झटके महसूस किए गए हैं। गनीमत रही कि अब तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है।
जी हाँ, दरअसल पृथ्वी कई लेयर में बटी होती है और जमीन के नीचे कई चरण की प्लेट होती है। जी हाँ, ये प्लेट आपस में फंसती रहती है, लेकिन कभी कभी ये प्लेट खिसक भी जाती है, जिस वजह से भूकंप आता है। जी हाँ, कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है। जी हाँ, और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। जी हाँ, भारत में भूकंप पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाले भौगोलिक हलचल के आधार पर कुछ जोन निर्धारित किए गए हैं और कुछ जगह ये ज्यादा होती है तो कुछ जगह कम। जी हाँ, इन संभावनाओं के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है, जो बताता है कि भारत में कहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा रहता है। जी हाँ, इसमें जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है और 4 में उससे कम, 3 उससे भी कम। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली, एनसीआर और फिर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। जी हाँ, दरअसल दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज रहती है। जी, इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं। कई एक्सपर्ट का कहना है कि हिमालय के पास वाले राज्य जो भारत और फिर यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बने हैं, जहां वहां भूकंप का ज्यादा खतरा बना रहता है। वैज्ञानिक प्रयासों से भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली क्षेत्र की जमीन के नीचे की मिट्टी की जांच कराकर यह पता किया है कि इसके कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जी हां, भारत में जोन 5 में हिमालय का केंद्र, कश्मीर और कच्छ का रण क्षेत्र आता है, जबकि जोन 4 में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाके शामिल है। वहीं जोन 3 को मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। इस जोन में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर आते हैं। आपको बता दें कि 0 से 1.9 केवल सिज्मोग्राफ से पता चलता है, लोगों को महसूस ही नहीं होता है। जी हां, 2 से 2.9 इस स्थिति में हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 इस स्थिति में थोड़ा तेज कंपन महसूस होता है। 4 से 4.9 खिड़कियों के कांच भी टूट सकते हैं। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकते हैं, पंखा वगैरह तेज हिलते दिखते हैं। जैसे 6 से 6.9 बिल्डिंग की नींव भी दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों के भवन को नुकसान हो सकता है। जैसे 7 से 7.9 इस स्थिति में इमारतें गिर सकती है। जहां जमीन के अंदर बिछे पाइपलाइन भी फट जाते हैं। 8 से 8.9 बिल्डिंग के साथ ही बड़े पुल भी तबाह हो जाते हैं। जहां सुनामी का खतरा रहता है। 9 और उससे अधिक इस स्थिति में तबाही का मंजर दिखता है, जैसे गुजरात, नेपाल आदि देशों में दिख चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर हमने देखा है कि लोगों को जानकारी ना होने की वजह से कई बार भारी जान माल की हानि उठानी पड़ती है। अक्सर सलाह दी जाती है कि भूकंप आने पर घर से खुले में निकल जाएं, या घर में फंस गए हो तो फिर बेड या फिर मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं, या घर के कोने में खड़े होकर भी खुद को बचाया जा सकता है। भूकंप आने पर लिफ्ट का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो, वैसे ही आप किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और कस करके पकड़ लें जब तक झटके जारी रहें, या फिर आप सुनिश्चित कर लें कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं, तब तक एक ही जगह पर बैठे रहें। यदि आप ऊंची इमारत में रहते हैं तो फिर खिड़की से दूर रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो फिर वही रहे और फिर उसे कसकर पकड़ ले। अपने सिर पर तकिया रख ले। यदि आप बाहर हैं तो फिर किसी खाली स्थान पर चले जाएं, यानी कि बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि आप कार चला रहे हैं तो फिर कार धीमी करें और फिर एक खाली स्थान पर ले जाकर पार्क कर ले, यानी कि रोक दे। तब तक कार में बैठे रहें जब तक झटके खत्म नहीं हो जाए। अगर आप बाहर सड़क पर या फिर बाजार में हो तो फिर पास में मैदान या फिर खुली जगह में पहुंच जाएं, वहां पर नहीं रहें। ऊंची बिल्डिंगों के करीब ना रहें और उससे दूरी चले जाएं। अगर आप कहीं अंदर फंस गए हैं तो फिर दौड़े नहीं, इससे और भी आपको तेज झटके लग सकते हैं। पेड़ों से और बिजली के तारों से दूर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, भारत सरकार ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में बताया गया है कि भारत में कौन से धर्म के कितने लोग जेलों में बंद हैं, कैदी की तरह। कौन से धर्म के कितने लोग देश के जेल में बंद हैं, हिंदू मुस्लिम समेत सभी के आंकड़े सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदी जेलों में बंद हैं। 4,78,600 कैदी में से 67% से अधिक कैदी हिंदू है, जबकि लगभग 18% मुसलमान हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी पिछले हफ्ते संसद में जेलों से संबंधित आंकड़े पेश किए, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के संकलन पर आधारित है, जिन्हें 31 दिसंबर 2019 तक अध्ययन किया जा चुका है। यह आंकड़ों के अनुसार जेलों में बंद कैदियों में 3,21,155 यानी कि 67.10% हिंदू है, 85,307 यानी कि 17.82% मुसलमान है, 18,001 यानी कि 3.67% सिख है, 13,782 कैदी यानी कि 2
0.87% ईसाई है और 3,557 यानी कि 0.74% अन्य थे। जी आंकड़ों के मुताबिक लैंगिक आधार पर देखा जाए तो महिलाओं में 13,416 हिंदू है। जी हाँ, वही 3,162 मुसलमान है, 721 सिख, 784 ईसाई और 261 अन्य। जी हाँ, राज्य के और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 72,512 हिंदू और 27,459 मुसलमान कैदी जेलों में बंद थे। पंजाब में सबसे अधिक 12,778 सिख, 1640 ईसाई और 915 अन्य जेलों में कैद है। जी आंकड़ों के अनुसार जेलों में बंद कुल कैदियों में 4,58,687 यानी कि 95.83% पुरुष और 19,913 यानी कि 4.16% महिलाएं थी। इन 19,913 महिला कैदियों में से 6,360 यानी कि 31.93% ओबीसी, 4,467 एससी, 2,281 एसटी और 5,236 अन्य श्रेणी से संबंधित रखती है। दोस्तों, बीते साल आई कोरोना महामारी की वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। लंबे दौर के बाद किसी तरीके से अब छठी क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल गाइडलाइन के तहत खोल दिया गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होने के कारण उनकी वार्षिक परीक्षा कैसे ली जाए, इसे लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। जी हां, कोरोना संकट में देखते हुए सरकार प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को बगैर परीक्षा के ही प्रमोट करने की तैयारी में है। जी बगैर एनुअल एग्जाम के छात्रों को प्रमोट करने के फैसले पर शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। यह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और फिर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसे लेकर संकेत दे चुके हैं। दोस्तों, कल मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर में चल रहे यूनिसेफ के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। यह सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यह इससे पहले स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों ने सदर अस्पताल में लगे फायर ब्रिगेड के सहारे आग बुझाने की कोशिश की। परिसर में रह रहे लोगों ने बाल्टी के पानी से भी आग बुझाने की कोशिश की। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल परिसर में ही यूनिसेफ का जिला कार्यालय संचालित चल रहा है। पुराने घर में चल रहा है। इसके पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के पास में ही शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, यानी कि खराब रहा था। जब उनकी पार्टी को बिहार में केवल 1 सीट ही हासिल हो सकी थी। जब उनके पिता रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने के तुरंत बाद बिहार चुनाव में करारी हार के बाद उन्हें पार्टी के अंदर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी लोजपा के सांसद चंदन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बिहार की सियासत माहौल को गरमा दिया है। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार काफी हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। जी हां, चंदन सिंह बिहार के नवादा लोकसभा सीट से सांसद हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का मकसद क्षेत्र के विकास के लिए बात करना था। जी इसका कोई सियासी मायने नहीं है। लोजपा के दूसरे नेता भी इस मामले को लेकर इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि ये इसीलिए भी बचना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि जेडीयू नेताओं ने दावा किया है कि चंदन ने मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। यह लोजपा के मौजूदा स्टैंड से पूरी तरीके से अलग है। चिराग पासवान बिहार सरकार की योजनाओं में धांधली को लेकर लगातार मोर्चा खोले बैठे हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 बुधवार यानी कि 17 फरवरी से शुरू होगी। कल से शुरू होगी। यह परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया, सारण, पूर्वी चंपारण और पटना जिले से परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह गया से 83,371, सारण से 81,155, पूर्वी चंपारण से 78,216 और फिर पटना जिले से 73,030 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार 2020 की तुलना में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार कुल 1525 परीक्षा केंद्र होंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सत्ता की हैट्रिक लगाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है तो बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने की कवायद में है। जी हां, बीजेपी बंगाल में जिन वोटरों को अब तक सबसे मुरीद मानकर चल रही है, अब उसमें भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को पिछले चुनाव में समर्थन करने वाले बंगाल के हिंदूवादी संगठन हिंदू सहमति ने जन सहमति नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी गठन कर लिया है। जी हां, और बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी टाल
ठोकने का ऐलान किया है। जी पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के अधिकारों के लिए आरएसएस के प्रचारक रहे तपन घोष ने हिंदू सहमति का गठन किया था। हालांकि 1975 से लेकर साल 2007 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और बंगाल में काम कर रहे हैं। जी हां, इसके बाद में संघ के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों के चलते हुए अलग हो गए और 14 फरवरी 2008 को उन्होंने हिंदू सहमति नाम से अपना अलग संगठन बना लिया। हिंदू सहमति संगठन साल 2017 में चर्चा में तब आया जब पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। यह हिंदू सहमति ने बसड़ीहाट दंगों के आरोपी रहे 2 नाबालिग को तपन घोष ने कानूनी मदद देने का ऐलान किया था। यह इतना ही नहीं, साल 2017 में ही बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों के कैलेंडर जारी किए थे। इसके अलावा हिंदूवादी संगठन हिंदू सहमति ने 14 फरवरी 2017 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था। दोस्तों, आम आदमी को पिछले 24 घंटे के भीतर तीसरा झटका लगा है। जी हां, रविवार की रात को एलपीजी गैस की कीमतें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आज सुबह लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे ये 100 के आंकड़े पहुंच चुका है। जी हां, अब जनवरी महीने में थोक महंगाई दर में उछाल आया है। जी हां, जनवरी महीने के लिए थोक महंगाई दर का डेटा आ गया है। जी हां, जनवरी महीने में थोक महंगाई दर 2.3% रही है। जी हां, दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर 1.22% रही थी। जी हां, थोक महंगाई की बात करें तो ये 1 साल के उच्चतम स्तर पर है, जो सबसे अधिक महंगा हुआ है। इससे पहले फरवरी 2020 को थोक महंगाई दर 2.26% थी, जो जनवरी के मुकाबले ज्यादा है। जी जनवरी महीने के लिए थोक कोर इन्फ्लेशन रेट 5.2% है। जी दिसंबर के महीने में ये 4.1% था। जी इस तरीके से कोर इन्फ्लेशन रेट में भी तेजी आई है। इससे पहले जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई का डेटा जारी किया गया था। जी जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। जी जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई दर 4.6% है। जी दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.59% रही थी। दोस्तों, अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से रोचक प्रतिक्रिया दी है। जी इस बार देश में पेट्रोल के बढ़ते दाम की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से की है। जी तेज प्रताप यादव ने सोमवार यानी कि कल ट्वीट करके कहा है कि पेट्रोल के दाम और फिर दाढ़ी में अंतर होता है साहब। जी आप दोनों को लगातार बढ़ा ही जा रहे हैं, आखिर क्या माजरा है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है, फिर भी संकेतों में दिया गया ये बयान इंटरनेट मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। जो तेज प्रताप यादव अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं। जो वे पिता लालू प्रसाद यादव के करीबी और राजद के बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अभी एक दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को खरी खोटी सुनाई थी। जो उन्हें तानाशाह बताया था। जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल जाने और फिर बीमारी के लिए जिम्मेवार भी ठहराया था। इसे लेकर बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की आलोचना भी हुई थी। इधर वे सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी मुखर हो रहे हैं। जी 2 दिन पहले भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और फिर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था। दोस्तों, बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब बिहार सरकार विकास के कार्य और फिर योजनाओं के काम करने में जुट गई है। जहां अलग अलग विभागों के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रोड मैप में रोजी रोजगार का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिहार सरकार का दावा है कि अगले 5 सालों में बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। जी मंत्रियों का कहना है कि अगले 5 सालों में बिहार में इन्वेस्टमेंट और फिर सकारात्मक माहौल तैयार हो जाएगा। कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सभी विभागों में विकास योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। जी युवाओं के लिए बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है, ताकि युवाओं का पलायन न हो। जहां उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि टेक्सटाइल हब के तौर पर बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। श्रम संसाधन विभाग समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन का काम चल रहा है। जहां पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने भी कहा है कि उनका विभाग युवाओं पर विशेष फोकस कर रहा है, जिसके लिए विभाग डेयरी और मछली पालन का क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह योजना चाहे कोई भी हो या फिर किसी भी विभाग का हो, सरकार की कोशिश है कि योजना में रोजगार सृजन में भरपूर संभावना हो। यह सरकार के नए रोड मैप से बिहार के युवा बेहद खुश हैं। ये मंत्रियों का कहना है। जी नीतीश के मंत्रियों ने कहा है कि युवाओं में बिहार में रोजगार को लेकर नई उम्मीद जगी है। युवाओं को आशा है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में रोजगार को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार होने लगा है। यह राजनीति के बीच युवाओं के हक की बात होने लगी है। आने वाले समय में उन्हें रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। युवाओं का मानना है कि सरकार योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाएं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।